So, in last lecture, we were at this point. As you can see, we were on this point. Where we are discussing about the short note on power management. तो ये वाला टॉपिक हम लोगों का हो गया. Now next we have is a topic of starvation. बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, starvation मतलब कोई आदमी भूखा मर रहा है, उसको starvation situation बोलेंगे. So let's suppose some process is waiting for some resources. And it's keep on waiting, but is not getting the excess of the same resource. उसको excess अब तक नहीं मिला. And again he is just in a waiting mode only. So ये क्या हो गया? He is waiting for some resource and he is not getting those resources. So इसको हम लोग बोलेंगे a starvation situation. जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ना कि there are many children in India who are suffering from the starvation. मतलब किसी को खाना मिल रहा है तो बहुत ज्यादा मिल रहा है. And there are people who are just sleeping empty stomach on the road. So ये क्या हो गया कि हम लोग के पास there are few people जो एकदम please put yourself on mute. This is the last warning. Don't disturb others in between. पूरा सेमेस्टर हम लोग अगर ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कभी हम लोग म्यूट पे है, कभी हम लोग अनम्यूट हो रहे हैं. So as you can see here, we have a situation like a starvation. So starvation situation आपको basically क्या बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे? It's a situation when a process is perpetually denied necessary resources. You keep on asking for those resources but you are not getting. जैसे food. So हम लोग क्या बोल रहे हैं? There are few people जहाँ पे इंडिया में obesity बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना? People are getting unnecessarily, they are getting more and more fats. And कोई लोग हैं जिनको फूड ही नहीं मिल रहा है. They are not getting enough food for a daily necessity as well. So कहीं कहीं पे फूड बहुत वेस्ट हो रहा है और किसी को मिल नहीं रहा है. So ये सेम सिचुएशन जो कभी कभी हम लोग के कंप्यूटर में भी क्रिएट हो रहा है कि जहाँ पे किसी के पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है जो भी उसको चाहिए, एंड किसी के पास जो उसको नेसेसरी रिसोर्स है जैसे सिर्फ फूड चाहिए उसको, तो वो भी उसको नहीं मिल पा रहा है. तो इसको हम लोग स्टारवेशन सिचुएशन बोलेंगे. विदाउट दोज रिसोर्सेज द प्रोग्राम कैन नेवर फिनिश इट्स टास्क. स्टारवेशन इज रिलेटेड टू अ डेडलॉक. मतलब क्या हो गया? यू कीप ऑन वेटिंग. डेडलॉक में क्या होता है? वेटिंग ही आ रहा है. सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? वी कीप ऑन वेटिंग फॉर दोज नेसेसरी रिसोर्सेज, लेकिन वो हम लोग को मिल ही नहीं रहा है. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि फ्यू चिल्ड्रंस इन इंडिया दे आर नॉट गेटिंग अ फूड, तो वो जब तक अगर खाना नहीं मिलेंगे दूसरा कुछ काम कर ही नहीं सकते. So khana is the main necessity. That is very necessary resource. So, and they are not getting this necessary resource जो हर किसी को मिलना चाहिए. इसके बिना किसी का काम खत्म नहीं होगा. And if you are not getting this resource which is the most necessary or most important, तो वो टाइम पे they keep on waiting for this resource only. They try to manage or arrange this resource only from one or the other place. लेकिन उनको मिल नहीं रहा है. सो वो क्या हो गया? स्टारवेशन इज रिलेटेड टू अ डेडलॉक सिचुएशन, जहां पे स्टारवेशन इज अ प्रॉब्लम दैट इज एनकाउंटर्ड व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स और अ प्रोसेसेस वेट फॉर द सेम रिसोर्स. जहां पे वो डेडलॉक में भी चले गए और डेडलॉक में जाने के बाद में दे आर जस्ट वेटिंग बट स्टिल उनको वो रिसोर्सेज मिल नहीं पा रहे. सो ये आपका स्टारवेशन सिचुएशन हो गया. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पार्ट एज वेल. In order to get out from such deadlock, one of the process or a thread should have to give up or roll back so that the other threads or a process can use the resources. So ये starvation कब clear होगा? जैसे आप देखो कि we are talking about a printer. Now there are few processes जिसका priority highest है और वो रिसोर्सेज जब अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर लेंगे उसी के बाद दूसरे को चांस मिलेगा. तो सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वी हैव अ रिसोर्स लाइक वी हैव अ प्रोसेसेस लाइक फैकल्टी.
बराबर है, वी हैव फैकल्टी, देन वी हैव प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल है, फैकल्टी है, एंड देन वी हैव स्टूडेंट, और उसके साथ में ऑफिस स्टाफ है। नाउ प्रिंटर के लिए लाइन लगा था, बीच में प्रिंसिपल आया, वी कैन नॉट डिनाई द रिसोर्स टू प्रिंसिपल, तो पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल को दे दिया। सो फॉर 5 मिनट्स प्रिंसिपल गॉट द एक्सेस ऑफ प्रिंटर, देन कम्स द फैकल्टी। Now faculty also want to access the printer for some very important work, तो हम लोगों ने वापस 10 मिनट के लिए फैकल्टी को दे दिया। उसके बाद में और एक फैकल्टी आया, वापस उसको 5 मिनट के लिए मिला प्रिंटर। बाद में और एक फैकल्टी आया, उसको 5 मिनट के लिए मिला प्रिंटर। अब ये 5, 10, 5, 5 मतलब 25 मिनट्स। आफ्टर टोटल 25 मिनट्स, सपोज नाउ स्टूडेंट गॉट द एक्सेस, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक स्टाफ आ गया and he wants to print something very important for the college. So again this got the access for 5 minutes, students are still waiting. So अभी total waiting जो total हम लोग का time है वो कितना हो गया, 30 minutes हो गया। After this जैसे ही student को मिलने वाला था, वापस one faculty comes and he again accesses for 5 minutes. So अभी कितना हो गया, 35 minutes, but still the student processes are waiting for the to get the access of the printer. So ये क्या हो गया, they are in a deadlock state, मतलब दे कीप ऑन वेटिंग फॉर दिस रिसोर्स, लेकिन कोई दूसरे प्रोसेस जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले है, दे आर गेटिंग द एक्सेस एंड स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग। और ये होने के बाद में सपोज वापस प्रिंसिपल आ गया, नाउ ही वांट्स अ प्रिंटर, उन्होंने 10 मिनट्स ले लिया। सो 35 + 10 कितना हो गया, 45 मिनट्स। नाउ फ्रॉम लास्ट 45 मिनट्स स्टूडेंट्स आर वेटिंग एंड स्टिल दे आर वेटिंग एंड दिस इज स्टिल नॉट फिनिश्ड। सो इसको हम लोग बोलेंगे स्टारवेशन सिचुएशन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, अ कॉज ऑफ अ स्टारवेशन, अ प्रोसेस हैंड ऑन अ रिसोर्स टू अदर प्रोसेसेस विदाउट अ कंट्रोल। नाउ अ प्रोसेस प्रायोरिटी आर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा। देन रैंडम सिलेक्शन इज यूज्ड, तो अब सीक्वेंस में नहीं जा रहा है, वी आर नॉट यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पैटर्न। ठीक है, सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो फर्स्ट आएगा उसी को पहले रिसोर्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स जो है वो पहले आ गए, लेकिन उसके बाद में प्रिंसिपल एंड फैकल्टी आए। नाउ इनको एग्जाम रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, सो वी फाउंड दिस वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिशन, सो प्रिंसिपल टुक 10 मिनट्स। देन उसके बाद में फैकल्टी आए, अगेन उनको कोई इंपॉर्टेंट काम है, सो फैकल्टी टुक प्रिंटर फॉर मोर 10 मिनट्स। उसके बाद ऑफिस स्टाफ आए, जिनको वापस प्रिंसिपल के कोई डॉक्यूमेंट ही प्रिंट करना है, सो अगेन 10 मिनट्स यहाँ पे गया। सो आप देखो कि रैंडम सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट आएगा उसी को फर्स्ट रिसोर्सेज। एंड अगेन वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, मतलब आप देखो कि जिसके ऊपर प्रिंसिपल भी वर्कआउट हो रहा है, फैकल्टीज भी है, स्टाफ भी है और स्टूडेंट भी है। दिस सिचुएशन कॉजेस अ स्टारवेशन। How to solve this? How to solve this? We can go for 2 printers. One for faculty staff, second for students. ये पैटर्न हो सकता है, राइट? सो इससे क्या होगा, स्टारवेशन सिचुएशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ प्रिंटर है तो वहां पे जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके बीच में ही सिर्फ नंबर लगेंगे, और फैकल्टी के लिए तो वहां पे सिर्फ फैकल्टी को ही एक्सेस होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अवॉइड द स्टारवेशन सिचुएशन। लाइव लॉक्स क्या रहेंगे? अब लाइव लॉक्स का मतलब क्या बोला है, हम लोग के पास जो डेडलॉक्स होता है, देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ अ डेडलॉक which is called as live lock. Now this situation in which 2 or more processes continuously change their state in response to changes in the other processes without doing any useful work. Now this is similar to a deadlock in what no progress is made, but differs in that neither process is blocked or waiting for anything. अब ये लाइव लॉक का मतलब क्या होगा पता है, ये लाइव लॉक मतलब दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ डेडलॉक ओनली। सो वेरिएशन ऑफ अ डेडलॉक इज कॉल्ड लाइव लॉक। तो जैसे अभी मैंने आपको बुक माई शो का एग्जांपल बताया था इन अ प्रीवियस लेक्चर। सो बुक माई शो में हम लोगों ने क्या देखा था, वी हैव ब्लॉक्ड सम टिकट्स, है ना। हम लोग वापस अगर चेक करें वो टिकट्स अभी भी ब्लॉक्ड है या किसी दूसरे ने परचेस किया। सो अब देखो ये बहुत टाइम हो गया है, आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस। सो जब अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ वापस मुझे बुकिंग ऑप्शन आ रहा है, आई विल प्रोसेस इट, आई विल गो फॉर 4 टिकट्स और यहाँ पे अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे
सो अब देखो यहाँ पे इफ यू नोटिस नाउ, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने देखा था तो मैंने टेम्पररी जब ये 4 सीट फर्स्ट ट्रांजेक्शन में सिलेक्ट किया था, बाद में ये 2 सीट सिलेक्ट किए थे, है ना। तो ये सीट जो है ये टेम्पररी क्या बता रहा था, ब्लॉक बता रहा था, है ना। और अभी वो क्या हो गया है, दिस आर नाउ अनलॉक्ड, दिस इज कॉल्ड एज लाइव लॉक विच इज अ वेरिएशन ऑफ डेडलॉक। सो लाइव कुछ जा रहा है और उसके हिसाब से विल चेंज आवर पोजीशन। लाइक सपोज मुझे स्टार्टिंग में लेट्स सपोज ये 2 सीट्स अभी मुझे परचेस करना है, ठीक है। आई वांट दिस 2 सीट्स। सो लेट्स सी, वी हैव 2 प्रोसेसेस जिनको ऐसे 2 अलग अलग प्रोसेसेस की जरूरत है। तो हम लोग के पास एक प्रोसेस ये वाला है, ठीक है, जो कोई टिकट्स बुक करने की ट्राई कर रहा है, एंड एक दूसरा प्रोसेस है जो भी कोई टिकट्स बुक करने की ट्राई कर रहा है। सो देखो अभी हम लोग पीवीआर अंधेरी सिटी पे ही है, ठीक है। आई सिलेक्ट, यहाँ पे मैं 2 सीट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे वापस ये 4 सीट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई प्रोसीड टू at the same point of time I'll try to select this 2 seats जो मैंने लास्ट ब्राउजर से किया, and if again I try to click on pay, बराबर है। So there are 2 processes who's trying to get the access of the same seats or same resources। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर दोनों को पेमेंट क्रिएट अ प्रॉब्लम, सो यहाँ पे क्या बोला है देखो, द सीट्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन विद अदर सीट्स। क्यों, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये 4 सीट्स जो है वो बुक कर लिए। कौन से 4 सीट्स, रिक्लाइनर के P2 P4 6 एंड 8। सो इसके लिए अभी वो जो 4 सीट्स है ना वो यहाँ देख लो, रिफ्रेश हुआ हम लोगों का जो बुकिंग पैटर्न है वो। और अब जब मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, चेक करूंगा, दिस सीट्स आर बुक्ड। कौन से सीट्स देखो यहाँ पे बुक हो गए हम लोग के, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। नंबर कौन सा है, P है। सो P2 P4 P6 एंड P8 ये 4 सीट जो है वो बुक हो गया है यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब अगर हम लोग जाएंगे जो ब्राउजर है उस पे जिसमें से हम लोगों ने बुक किया था, सो यहाँ पे आपको वही बता रहा है दिस 4 सीट्स आर बुक्ड, है ना। यही 4 सीट्स हम लोग के बुक हुए, ये आपका लाइव लॉक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, द sources which I'm trying to get the access वो अभी लाइव में अभी अवेलेबल नहीं है। So we have options of booking the other resources like 2 4 6 8 is not available, you can go with 10 and 12 or there are other options are also available block, जहाँ पे as per the process आप कोई एक जो प्रोसेस है उसको आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, अपने जो नेसेसिटी है उसको आप मॉडिफाई करेंगे। सो लाइव लॉक, सो ये आपका वेरिएशन है ऑफ अ डेडलॉक विच इज कॉल्ड एज लाइव लॉक इन दिस सिचुएशन इन विच 2 और मोर प्रोसेस कंटिन्यूअसली चेंज देयर स्टेट। जैसे अभी आप देखो कि अगर कंटिन्यूअस अगर बुकिंग चल रहा है तो हम लोगों के पास जो थिएटर इन अदर प्रोसेस विदाउट डूइंग एनी यूजफुल वर्क, तो वो अभी यूजफुल वर्क नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो खाली आपको नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल बता रहा है, उससे हम लोग सीट्स बुक करने में उसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब वो खाली आपको सीट्स बताएगा, आगे का पूरा काम आपको करना है। अब ये क्या है, इट्स सिमिलर टू डेडलॉक ओनली। अगर मैं कोई सीट्स बुक करके अगर मैं वहां पे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और कोई उसको बुक भी नहीं कर पा रहा है, तो अभी मैंने जब उसको एज इट इज छोड़ दिया तो उसके ऊपर लॉक अप्लाई हो गया। अब ये जो लॉक है वो टेम्पररी 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए रहेगा। सो नो प्रोग्रेस is made but differs in that neither process is blocked or waiting for anything। तो लाइव लॉक में क्या होगा कि हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे, अगर आप वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप वो सीट्स बुक नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपके सीट्स अनलॉक करेगा और दूसरा कोई उसको बुक कर सकता है। अ ह्यूमन एग्जांपल ऑफ लाइव लॉक विल बी 2 people who meet face to face in a corridor and each moves aside to left other passes but they end up with moving back and forth from side to side without making any progress because they always move the same way at the same time। ठीक है, सो अभी क्या हो गया, 2 प्रोसेस दोनों सेम वे में ट्राई कर रहे हैं। सो अ रियल एग्जांपल ऑफ लाइव लॉक occurs when 2 people meet in a narrow corridor and each tries to polite by moving aside to let other pass but they end up swaying from side to side without
making any progress because they both repeatedly move the same way at the same time. So अब क्या हो गया, मैंने कोई सीट्स बुक करके रख दी है, मैं उस पर प्रोग्रेस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैंने आके पेमेंट किया नहीं किया, और दूसरा कोई ट्राई कर रहा है उसको भी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ ना वो सेम सीट्स बुक करने के लिए, तो दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ये आपका लाइव लॉक है जहाँ पे मैंने सिर्फ सीट्स सिलेक्ट करके रख दी है, पेमेंट पे जाके मैंने अटका दिया। तो अब क्या हो रहा है, ना मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना कोई दूसरा अगर पेमेंट करने आएगा तो उसको भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना। लाइव लॉक इज अ रिस्क विद सम एल्गोरिथम दैट डिटेक्ट्स एंड रिकवर्स फ्रॉम द डेडलॉक। If more than one process takes the action, deadlock detection algorithm can be repeatedly triggered. This can be avoided by ensuring that only one process chosen randomly or by priority takes a action. तो क्या होगा अगर मैंने पहले बुकिंग के ऊपर क्लिक कर दिया, पे के ऊपर, इफ फर्स्ट आई क्लिक्ड ऑन पे, तो मेरा जो प्रोसेस एग्जीक्यूट, मैं पेमेंट पे जाके अटक भी जा रहा हूँ तो भी वो 10 मिनट्स के लिए मेरे नाम पे वो सीट रहेगा ही, अगर मैं पेमेंट कंफर्म कर रहा हूँ तो, और दूसरा कोई आएगा तो उसको वो सीट नहीं बताया जाएगा। अगर मैं खुद रिफ्रेश करके अगर यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे भी जो हम लोगों ने पहले बुक किया, जैसे यहाँ पे देखो हम लोगों के कौन से सीट्स यहाँ पे बुकड थे, पी वाला रिक्लाइनर वाले सीट्स बुक थे। तो अभी मैं वापस यहाँ पे जा रहा हूँ, सो यहाँ पे देखो ये वापस क्या हो गया, अनलॉक हो गए, बराबर है। क्यों अनलॉक हो गए, बिकॉज वो ट्रांजेक्शन आगे किया ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई दिस गॉट अनलॉक्ड। सो ये लाइव लॉक हो गया। टेम्पररी मैं कोई ट्राई कर रहा हूँ और वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई दूसरा भी वो सेम सीट्स ट्राई कर रहा है, तो क्या होगा, दोनों अटक जाएंगे, है ना। और मैं जाके अगर मैंने आगे कोई सीट्स बुक नहीं की है, सो अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये आपका लाइव लॉक हो गया। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया है, सपोज वी हैव टू पीपल एक्स एंड वाई, बोथ वांट्स टू लिसन टू सम सीडी, म्यूजिक सीडी है ना। नाउ दोनों को क्या करना है, दे हैव अ पर्सनल सीडी प्लेयर। नाउ एक्स हैज द सीडी प्लेयर बट ही वांट्स अ सीडी। देखो अब बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक्स के पास क्या है, दे हैव अ सीडी प्लेयर बट वांट्स अ सीडी, वाई हैज अ सीडी बट ही वांट अ सीडी प्लेयर। Now X steals preempts the CD from the Mr. Y. Meanwhile, Y steals the CD player from Mr. X. Now both are, now X has the CD and Y has the CD player. Situation opposite हो गया, दोनों ने चोरी करके लेके आया। ये बोला कि भाई मेरे पास CD प्लेयर है तो मैं CD चोरी कर रहा हूँ, Y बोल रहेगा मेरे पास CD प्लेयर है, CD है तो मैं CD प्लेयर चोरी करके ला रहा हूँ। So दोनों ने चोरी किया। Now X steals the CD player from the Larry. Meanwhile, Y steals the CD from Mr. or X. तो अब क्या हो गया, वापस Mr. X has the CD player only and Y has CD only. सो दिस इज द लाइव लॉक। मतलब टाइम टू टाइम आप कुछ सीट्स बुक कर रहे हो या आप कैंसिल कर रहे हो, उसके बेस के ऊपर दूसरे के ऑपरेशंस अफेक्ट होंगे। गेटिंग, ये आपका लाइव लॉक का एग्जांपल है, लाइव हो रहा है ये सब। अभी ट्रेन में हम लोग क्रिकेट के सीट्स अगर बुक कर रहे हैं, सो वहां पे भी ये लाइव एग्जांपल्स सेम वे में वर्कआउट होंगे। देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होगा, वी हैव डीएमए कॉल्ड एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो यहाँ पे क्या बोला है, सीपीयू कैन रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर one byte at a time. By doing so, अब सीपीयू हम लोग को पता है कि वो बहुत फास्ट है, और इनपुट होल्डर्स अगर उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे वो बहुत स्लो स्पीड पे करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीपीयू का जो टाइम है ना वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि सीपीयू अगर प्रोसेस कर पा रहा है तो इनपुट आउटपुट जो है उसको एट अ टाइम सिर्फ वन पेज ही दे रहा है। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई एक मिडिल पर्सन है जो आपको पेज फेच करके दे रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस दे देंगे। सो यहाँ पे क्या चीज वर्कआउट होगा, कैसे वर्कआउट होगा, देखो फर्स्ट let us have a look at how disk reads out when DMA is not used. First the disk controller रहेगा, read the disk block from a drive by bit till the entire block is controlled internal buffer. Now next if computer checks some to verify that no read error, मतलब सबसे पहले तो बाइट बाई बाइट आपने पूरा डेटा जो है वो डिस्क पे से रीड किया, उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि जो रीड किया उसमें कोई एरर तो नहीं है। देन कंट्रोलर अगर एरर आ गया तो कंट्रोलर इंटरप्ट जनरेट करेगा, या फिर अगर एरर नहीं है तो भी वो डेटा आपको आगे भेजना है। सो व्हेन ओएस स्टार्ट्स रनिंग इट कैन रीड द डिस्क ब्लॉक फ्रॉम द कंट्रोलर्स बफर बाइट word at a time by executing the loop. Each iteration reading one byte or a word from a controller device registers and store it in a main memory. Now when DMA is used, तो अब देखो क्या है, वन बाई वन हम लोगों ने बिट बाई बिट डेटा रीड किया,
उसको इंटरनल बफर में लेके आए, उसके ऊपर फिर रीड एरर तो नहीं है वो वेरीफाई किया, है ना, और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, व्हेन ओएस starts running it reads this block from a controller buffer or a byte or a word at a time by executing a loop. ये loop कब तक चलेगा, जब तक सारे बाइट्स या सारे वर्ड्स जो है वो रीड नहीं हो जाते, ये इटरेशन चलेगा, है ना, ईच इटरेशन रीडिंग वन बाइट और अ वर्ड फ्रॉम अ कंट्रोलर डिवाइस रजिस्टर एंड स्टोरिंग इट इन अ मेन मेमोरी, मतलब रैम पे लेके जा रहा है इसको, वन बाय वन वहां से रैम पे जाएगा। अभी बफर में पहले हार्ड डिस्क से बफर पे आया, बफर पे रीड एरर नहीं है वो चेक किया, और फिर वहां से वो रैम पे जाएगा। अब डीएमए में क्या हो रहा है, डीएमए इज यूज द प्रोसीजर इज डिफरेंट, फर्स्ट सीपीयू प्रोग्राम्स द डीएमए, बराबर है, डीएमए के साथ डायरेक्ट कंट्रोल में है बाय सेटिंग इट्स रजिस्टर, सो इट्स नोन दैट अ ट्रांसफर, जहां पे स्टेप 1 में जो ट्रांसफर हुआ था, इट आल्सो इशूज अ कमांड टू द डिस्क कंट्रोलर टेलिंग इट टू रीड डेटा फ्रॉम द डिस्क इनटू इट्स इंटरनल बफर एंड वेरीफाई फॉर द चेकसम, कि वहीं पे आप वेरीफाई कर लो कि भाई रीड एरर या कुछ डेटा प्रॉपर है, ऐसे ही होगा। यहाँ पे बफर में लाएंगे, बफर में लाने के बाद में फिर हम लोग वापस नेक्स्ट स्टेप में ये सेम काम करेंगे, एक ही टाइम में ये दोनों काम कर लो। When valid data in a disk controller buffer, DMA can begin. DMA controller initiate the transfer by issuing a request over the bus to a disk controller. So अब क्या हो गया, मेन मेमोरी पे वो जो जा रहा था, इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी डायरेक्टली यहाँ पे डेटा जो बफर में वहां से वो कहाँ पे आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे जो आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर के पास से वो डीएमए के पास जाएगा। नाउ दिस रीड रिक्वेस्ट लुक्स लाइक एनी अदर वन रिक्वेस्ट एंड अ डिस्क कंट्रोलर डज नॉट नो और केयर वेदर इट कम फ्रॉम द सीपीयू और फ्रॉम द डीएमए। सो डीएमए क्या करेगा, जो पहले सीपीयू वन बाय वन डेटा स्टोर कर रहा था और अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, तो अभी सारा डेटा जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, डीएमए के पास आएगा, और डीएमए एक साथ सारा डेटा लेके आएगा, बाद में वो सीपीयू को बोलेगा कि भाई दिस प्रोसेस डेटा इज रेडी, तब तक सीपीयू अपना दूसरा काम करते रहेगा। Can say direct memory access is kind of a assistant to CPU. So बीच में से जो लंबा एक प्रोसेस है उसको शॉर्टकट कर रहा है, और सारे जो डेटा है वो पहले डीएमए के पास रहेंगे। So the main memory address to write to is one bus address line. So when the disk controller fetches the next word from its internal buffer, it knows where to write it. So this is the main process which goes on. Now who is this? I don't know आज मुझे इतना डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है? Who is this? किसका माइक ऑन है? So these are the points which are given here as well. As you can see, कैसे वर्कआउट हो रहा है चीजें। सीपीयू है, सीपीयू के पास क्या है, वी हैव अ प्रोग्राम द डीएमए कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर के पास एड्रेस, काउंट एंड कंट्रोल सब कुछ रहेगा। वी हैव दिस डिस्क कंट्रोलर, अब डिस्क कंट्रोलर ये हम लोग का हार्ड डिस्क है, ये डिस्क कंट्रोलर है मतलब ड्राइवर्स है। ये क्या करेंगे, यहाँ से डेटा फेच करेंगे, ये बफर में टेम्पररी रीड होगा डेटा, यहाँ से डेटा ट्रांसफर होगा मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में डेटा जाएगा, फिर ये बस से वो डेटा जो है वो फिर जाएगा सीपीयू के पास, ठीक है। बट अभी क्या हो गया, हम लोग डीएमए कंट्रोलर लेके आए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो ये क्या करेगा, ये जो डिस्क पे डेटा है ना उसको डायरेक्टली डीएमए रिक्वेस्ट द डेटा मेमोरी टू ट्रांसफर, यहाँ से वो डेटा ट्रांसफर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा इसके पास, और फिर यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट करेगा, डीएमए बोलेगा इंटरप्ट जनरेट करके सीपीयू को कि भाई मेरे पास सारे डेटा आ गए, एंड डीएमए के पास से सारे डेटा जो है वो सीपीयू डायरेक्ट ले लेगा। सो ये प्रोसेस हम लोग का वर्कआउट होगा, नथिंग डिफरेंट, बहुत सिंपल है। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या होगा, there are three fundamentally different ways the input output can be performed. अब वो क्या है वो समझते हैं। फर्स्ट यूजर स्पेस है, स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड पेज आपके पास मिलेगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, हम लोग के पास यहाँ पे देखो, ये हम लोग के पास पेज है, ये डेटा जो कर्नल स्पेस में आया और उसके बाद में वन बाय वन वो प्रिंट होने के लिए पेज पे जाएगा। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे वो चीजें क्या हो रहा है वही हम लोग को समझना है। सो एज यू कैन सी हियर अ प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या बोला है, देयर आर थ्री फंडामेंटली डिफरेंट वेज दैट IO कैन बी परफॉर्म। We look at the first one, programmed IO. In the next two section, we'll be examining the other interrupt driven IO and IO using DMA, that is direct memory access.
The simplest form of IO is to have a CPU to do all work. This method is called as programmed IO. Programmed IO मतलब हम लोगों ने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है. Now यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंसिडर अ यूजर स्पेस दैट वांट्स टू प्रिंट 8 कैरेक्टर स्ट्रिंग ABCD A to H तक ऑन द प्रिंटर सीरियल इंटरफेस. मतलब कैरेक्टर जाएगा, डिस्प्लेज ऑन अ स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड मतलब आपका प्रिंटर हार्डवेयर हो गया और उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव सम ड्राइवर्स, सम द सॉफ्टवेयर, सो एम्बेडेड हो गया. नाउ सॉफ्टवेयर फर्स्ट असेंबल्स द स्ट्रिंग, है ना. तो आपको जो भी कुछ प्रिंट करना है वो क्या होगा, वो बफर क्यू में जाएगा. मतलब आपका वो सॉफ्टवेयर जो है वो ये डेटा बफर करके रखेगा, है ना. हम लोग का प्रिंटर का बफर क्यू रहता है. देन अ यूजर प्रोसेस देन अक्वायर्स द प्रिंटर फॉर राइटिंग. मतलब उसके बाद में हम लोग वेटिंग क्यू में जाएंगे और जैसे ही प्रिंटर फ्री होगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंटर का रिसोर्स को अक्वायर कर लेंगे बाय मेकिंग द सिस्टम कॉल टू ओपन इट और टू स्टार्ट द प्रिंटर. इफ प्रिंटर इज करेंटली इन यूज बाय अदर प्रोसेस, हम लोग क्या करेंगे, दिस कॉल विल फेल एंड रिटर्न एन एरर कोड और विल ब्लॉक अंटिल द प्रिंटर इज अवेलेबल. तो मेरे पास बफर में प्रिंटर बफर में डेटा आ गया. अब उसके आगे मैं जब प्रिंट करने जाऊंगा और कोई दूसरा प्रोसेस अगर ऑलरेडी प्रिंट कर रहा है तो आपका प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्यू में चले जाएगा. So depending on the OS and the parameter of the call, once it has the printer, the user process makes the system call telling the OS to print the string of the printer. Now, अभी हम लोग के पास प्रिंटर मिल गया तो अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलूंगा कि भाई नाउ प्रिंटर इज अवेलेबल, प्लीज प्रिंट माय डेटा. So operating system then copies the same buffer with the string to an array, say that is the kernel space where it is more easily accessed, है ना. Now because the kernel may have to change the memory map to get the user space, it can check to see if the printer is currently available or not. If not, it waits until the printer is available. Kernel क्या करेगा, वेट करेगा. As soon as the printer is available, operating system अपना जो भी डेटा है वो आगे ट्रांसफर कर देगा. As you can see in this part, क्या बोला है, सम कॉपीज ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो प्रिंटर्स के डेटा रजिस्टर में जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है. ओके, वी हैव दिस पार्ट. सो एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, हम लोग के पास यहाँ पे क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टर may not appear yet because sometimes buffer line or a page before the printer anything. So हम लोग ने यहाँ पे इन शॉर्ट क्या किया हुआ है, ये एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो सो एज यू कैन सी, सबसे पहले आपके पास जो भी यूजर स्पेस में आपने प्रोग्राम है, नाउ दिस यूजर स्पेस गिव अ कमांड टू प्रिंट समथिंग. बराबर है, यहाँ पे स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड, ये यूजर स्पेस में. अब आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर्ड अ हार्डवेयर एक्सेस. तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुड स्विच itself from user space to kernel space. तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग के पास पूरा डेटा आ गया है ना, ये टेम्पररी बफर में. उसके बाद में क्या हुआ, अब आपका कर्नल स्पेस जो है, अगर प्रिंटर अवेलेबल है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला तो वो फिर क्या करेगा, कर्नल के पास ही कमांड भेजेगा. तो देखो नेक्स्ट कहाँ पे आ गया, कर्नल के पास आ गया डेटा, और कर्नल के पास से अभी वो प्रिंटर को कमांड भेजेगा जैसे ही प्रिंटर फ्री होगा. अगर कर्नल के पास डेटा आने के बाद अगर उसको पता चलता है कि अभी भी आपका प्रिंटर फ्री नहीं है, तो वो सेम डेटा यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे अगेन वेटिंग चालू होगा. ठीक है, वंस द प्रिंटर इज फ्री, तो ये वन बाय वन सीरियली एक एक कैरेक्टर कहाँ पे जाएगा, प्रिंटर के पास जाएगा और ये आपके प्रिंट पेज पे वो आउटपुट दिखते जाएगा. दिस इज द प्रोसेस, दैट्स इट. सो बहुत सिंपल प्रोसेस है ना. इसके आगे अगर आप देखेंगे, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर लेयर, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम. सो यहाँ पे आपको अलग अलग लेयर्स दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है. सबसे नीचे हम लोग के पास क्या रहेंगे, हार्डवेयर रहेंगे, जो भी आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर है वो सारे यहाँ पे होते हैं. उसके बाद इंटरप्ट कंट्रोलर रहेंगे, अलग अलग हम लोगों ने पढ़े. सो अभी सपोज मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर है,
we have webcam, we have keyboard, mouse, etc etc. All the hardwares are here. अब सपोज अगर मैं प्रिंट कमांड दे रहा हूँ या यूएसबी है, सपोज यहाँ पे यूएसबी भी हार्डवेयर पार्ट ही यहाँ पे आएगा। मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट किया, इंटरप्ट हैंडलर जनरेट्स इंटरप्ट। आपके कंप्यूटर पे आता है ना यूएसबी ड्राइव या यूएसबी डिवाइस डिटेक्टेड करके, सो वो इंटरप्ट जनरेट हुआ, लेकिन वो पॉपअप आ रहा है, आपके प्रोसेस को अटका नहीं रहा, आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है। आपको चाहिए तो यू गिव अ सर्विस टू दिस इंटरप्ट और यू कैन अवॉइड इट, बराबर है। देन उसके आगे डिवाइस ड्राइवर रहेंगे। तो सपोज अगर मैंने प्रिंटर के लिए एक्सेस किया था, प्रिंटर जैसे ही मुझे मिल गया, यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आया, इंटरप्ट जनरेट हुआ प्रिंटर को। तो अगर प्रिंटर फ्री है तो डिवाइस ड्राइवर मतलब प्रिंटर ड्राइवर्स होंगे यहाँ पे। वो प्रिंटर ड्राइवर्स जो मुझे डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है ना, डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करना है वो किसके पास लेके जाएंगे, इट विल टेक इट टिल प्रिंटर। देन डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहेंगे हम लोगों के, एंड यूजर लेवल इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर रहेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे मैं फेसबुक पे हूँ और एल्स आई एम एट पीडीएफ रीडर, और ये पीडीएफ रीडर जो है ये मेरा चल किस पे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। वी हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेंबर। तो पीडीएफ रीडर है, जैसे अभी मेरे पास ये एडोब पीडीएफ रीडर है जिसमें ये पीडीएफ फाइल ओपन है, तो वो पीडीएफ रीडर इंस्टॉल किस पे है, विंडोज 10 पे इंस्टॉल्ड है। देन ये पीडीएफ रीडर जो है वो फिर अगर ये पीडीएफ फाइल अगर प्रिंट पे भेजना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रिंटर ड्राइवर्स। एंड जब मैं ये पीडीएफ फाइल प्रिंटर को सेंड करूंगा तो वो प्रिंटर के पास क्या जनरेट करेगा, एक इंटरप्ट। और वो इंटरप्ट अगर सक्सेस हो गया, मतलब प्रिंटर अगर फ्री है, तो फिर हम लोग वो डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस करेंगे और प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रिंटर पे जाएगा और आउटपुट मिल जाएगा। दिस आर द लेयर्स, और उसी का नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। एंड थोड़ा बाजू में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, आई नो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो आई होप ये क्लियर है आपको, एंड यू कैन रीड दिस, बहुत सिंपल है। So we'll continue with next part now. नेक्स्ट पार्ट जो है ये इंटरप्ट कंट्रोलर क्या होगा, डिवाइस ड्राइवर्स कैसे वर्क करेंगे। सो यहाँ पे दिया है वी हैव अ यूजर प्रोसेस, यूजर प्रोग्राम। देन उसके आगे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको अगर प्रिंटर यूज करना है तो देखो क्या होगा, कर्नल स्पेस में जाएंगे, प्रिंटर ड्राइवर को कॉल करेंगे। वीडियो कैम अगर ऑन करना है तो उसको कॉल करेंगे, है ना। दूसरा सीडी रोम अगर एक्सेस करना है तो उसके ड्राइवर कॉल होंगे। वो ड्राइवर फिर उसके कंट्रोलर को कॉल करेंगे। रिमेंबर प्रिंटर जो है तो प्रिंटर के पास ड्राइवर रहेगा और वो ड्राइवर जो है वो प्रिंटर को कंट्रोल करेगा। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रिंटर कंट्रोलर, और उसके थ्रू डेटा प्रिंट होने के लिए जाएंगे। तो हर एक ड्राइवर जो है वो कंट्रोल करेंगे उसको, कंट्रोलर, ठीक है। तो प्रिंटर कंट्रोलर होगा, वहीं से प्रिंटर के पास जाएगा। कैम कॉर्डर कंट्रोलर रहेगा तो ड्राइवर जो है वो कंट्रोलर के पास भेजेगा और कंट्रोलर वो डेटा को फिर लेके जाएंगे आगे। सेम पैटर्न होगा। सो वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना। देन नेक्स्ट वी हैव डिवाइस इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट। बफरिंग होगा, सेम है। यूनिफॉर्म इंटरफेसिंग फॉर डिवाइस ड्राइवर, बफर हो रहा है, टेम्पररी डेटा आपका डिस्क पे से बफर पे आ गया। उसके बाद चेक करेंगे कि जो रीड हुआ है डेटा उसमें कोई एरर नहीं है। डेडिकेटेड डिवाइस रिलीज हो जाएंगे अगर वो फ्री है तो, फ्री नहीं है तो हम लोग वेट करेंगे। और उसके बाद एक बार वो डेडिकेटेड डिवाइस अगर फ्री हो गए तो फिर हम लोग उनको क्या करेंगे, जो भी ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा जो है वो देते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म इंटरफेसिंग विद फॉर डिवाइस ड्राइवर, लाइक मेरे पास प्रिंटर ड्राइवर है। तो प्रिंटर ड्राइवर्स है, मैंने कुछ डेटा प्रिंट करने देना है तो वो टेम्पररी बफर में गया। उसके बाद एरर रिपोर्टिंग हो गया कि जो भी डेटा रीड हुआ है बफर में वो करेक्ट है या नहीं। उसके बाद में डेडिकेटेड डिवाइस क्या है, प्रिंटर। तो जैसे ही प्रिंटर फ्री होगा आपका ये जो भी डेटा है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक साइज में प्रिंटर के पास जाएगा प्रिंट होने के लिए बफर में से। बस वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ यूनिफॉर्म इंटरफेसिंग फॉर अ डिवाइस। अब ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या बोला है, हम लोग के पास स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या था कि अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड ड्राइवर इंटरफेस नहीं है ना, तो क्या होगा कि आपके पास हर एक के लिए, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था कि अगर मुझे कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो कीबोर्ड का अलग कनेक्शन होता था,
माउस के लिए अलग कनेक्शन होता था, देन प्रिंटर के लिए उसका अलग कनेक्शन आता था। आज के टाइम पे एवरीवन इज गेटिंग कनेक्टेड इजीली एट यूएसबी। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है हर एक के कनेक्शन पैटर्न जो है वो सेम है, मतलब आई कैन कनेक्ट प्रिंटर ऑन यूएसबी, आई कैन कनेक्ट कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग ऑन अ यूएसबी। सो ये हम बता रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म इंटरफेसिंग पैटर्न हम लोग बोल रहे हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका मतलब क्या होगा? मोस्ट ऑफ डिवाइस जो है वो आपके डायरेक्टली यूएसबी से ही कनेक्ट हो जाएंगे। इफ वी टेक अ एग्जांपल, वी हैव अ ओल्डर कंप्यूटर images, I can say computer cabinet images. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओल्ड, सो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग का पुराना कंप्यूटर्स जो थे ना, उसमें अगर आप देखेंगे सो अलग अलग कनेक्ट फॉर कीबोर्ड माउस। So as you can see in this one, हाँ, इफ यू कैन जस्ट लुक एट दिस वन। अब देखो यहाँ पे ये पुराना कंप्यूटर है हम लोगों का, और ये कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे ना, कितने अलग अलग आपको कनेक्शन पॉइंट्स या टाइप दिए हुए हैं। एक कीबोर्ड के लिए, ये माउस के लिए, यहाँ पे आपका स्क्रीन कनेक्ट होगा, यहाँ पे आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा, वापस यहाँ पे दूसरे कनेक्शंस है, यहाँ पे आपके यूएसबी कनेक्शंस है, दूसरे वापस कनेक्शन है, वापस ये हेडफोन माइक के लिए अलग अलग कनेक्शंस आपको दिए हुए हैं। आज के टाइम पे आपके पास एक ही कनेक्शन होता है, हेडफोन और माइक दोनों के लिए सेम होता है। देन वापस यहाँ पे देखो ये मेल फीमेल कनेक्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आपको मुझे कोई प्रिंटर प्लॉटर कुछ कनेक्ट करना है, स्क्रीन कनेक्ट करना है, तो उसके लिए ये अलग अलग। सो अब देखो दिस मेक्स थिंग्स सो डिफिकल्ट, और हर एक टाइप के अलग अलग डिवाइस के लिए आपके पास अलग अलग कनेक्शंस है, और ये कनेक्टर्स अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है, दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट दोज थिंग्स। बराबर है। सो अभी हम लोगों ने क्या किया है, नाउ वी हैव अ सिंपल यूएसबी कनेक्शन पैटर्न। तो आपको जो भी कुछ कनेक्ट करना है, आप सिंपली कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? यूएसबी पे कनेक्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, अगर मुझे ये देखो ये साटा डिस्क ड्राइवर कनेक्ट करना है, ये आपको दिख रहा है, इसका कनेक्शन जो है वो अलग है। यूएसबी डिस्क ड्राइवर, ये उसका कनेक्शन अलग है। SCSI डिस्क ड्राइवर्स, अगेन कनेक्शन अलग है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये सारे पैटर्न जो है वो सेम है। तो अब क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडिंग यू अ स्मूथ वे कनेक्शन। आपको कैम रिकॉर्डर कनेक्ट करना है, आप यूएसबी पे कनेक्ट करो। मोबाइल कनेक्ट करना है, यूएसबी पे करो। प्रिंटर यूएसबी पे होगा, हार्ड डिस्क यूएसबी पे होगा। एवरीथिंग कैन वर्क ऑन यूएसबी, दैट इज द मेन एडवांटेज। सो उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। देन बफरिंग होगा। सो व्हाट इज बफरिंग? बफरिंग मतलब टेम्पररी, जो आप वीडियो जब ओपन कर रहे हैं तो टेम्पररी वो सारी चीजें लोड होंगे ना, बाद में आपको विजिबल होंगे। अगर एक एग्जांपल अगर हम लोग ले, इफ वी गो टू यूट्यूब, यहाँ पे बफर होता है। आप कुछ भी वीडियो देखोगे, इट गेट्स बफर्ड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर वीडियो देख रहा हूँ, सपोज वी हैव दिस वीडियो, सो आप देखो वो लोड होने के पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है ये व्हाइट लाइन आ रहा है, ये बफर हो रहा है वो। ठीक है, तो ये बफरिंग चल रहा है। सो ये बफरिंग जैसे जैसे खत्म होते जाएगा, वैसा वैसा आपका वो वीडियो जो है वो विजिबल होते जाएगा। सो सेम थिंग इज गिवन हियर एज वेल। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है? वी हैव अ बफरिंग पैटर्न। सो आप जब अगर आपका इंटरनेट अगर स्लो है, तो वो सेम वीडियो जो है वो आपको अटक अटक के आता था, या फिर वो अलग अलग रिजोल्यूशन में आता था, आपने देखा है ना। सो वो बफरिंग जो है, मतलब एक बफरिंग स्मूथ हो जाए, और एक अनइंटरप्टेड वे में हम लोग अपने व्यूअर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करें, इसके लिए बफरिंग होता है। So buffering is also an issue both for a block and character device for a variety of reasons. To see one of them, consider a process that wants to read data from an ADSL. ADSL asymmetric digital subscriber line. ADSL हम लोग के राउटर्स आते थे पहले के, है ना, और मॉडेम आते थे।
something many people use at a home to connect to internet. ADSL होते थे हम लोग के पास. One possible strategy for dealing with the incoming character is to have a user process to a read system call and block waiting for one character. Each arriving character causes an interrupt. Interrupt service procedure hands the character to the user process and unblocks it. So हर बार एक एक करके इंटरप्ट वो आगे फिर प्रोसेस होगा. आफ्टर पुटिंग द कैरेक्टर द प्रोसेस रीड्स अनदर कैरेक्टर एंड ब्लॉक्स अगेन. सो ये क्या होगा कि हर एक कैरेक्टर अगर आप 100 पेज अगर प्रिंट करना है तो ये वे में एक कैरेक्टर के बाद में ब्लॉक, वापस एक कैरेक्टर, वापस ब्लॉक, तो ये कभी खत्म होगा, है ना. तो ये सेम चीज देखो यहाँ पे हम लोगों को बताया हुआ है. इफ वी जस्ट हैव अ लुक एट दिस, सो यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव अ प्रॉब्लम. यूजर स्पेस है, कर्नल स्पेस है, ये हम लोग का मॉडेम है. अब मॉडेम क्या कर रहा है, मॉडेम मतलब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन. हाँ, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का मतलब ए टू डी एंड डी टू ए होता है. एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, इसके लिए मॉडेम होता है हम लोग के पास. तो यहाँ पे अब देखो हम लोग के पास जो पहले राउटर्स होते थे ना, तो ये मॉडेम जो है वो आपका इनबिल्ट ही होता है राउटर्स में, जो ए टू डी कन्वर्जन कर रहा है आपका. तो वी हैव अ यूजर स्पेस एंड अ बफर स्पेस. तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, अनबफर्ड इनपुट. अभी कोई बफर आया नहीं है यूजर के पास, है ना. ये आपका मॉडेम है और ये आपका यूजर स्पेस है. अब हम लोगों ने क्या बोला, बफरिंग इन द यूजर स्पेस. धीरे धीरे ये देखो, ये जो बॉक्स है मतलब क्या हो गया, बफरिंग स्टार्ट हो गया यूजर स्पेस में. बफरिंग इन द कर्नल फॉलोइंग कॉपिंग टू अ यूजर स्पेस. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बफर किस में किया, यूजर स्पेस में. फिर यहाँ से वापस वो कैरेक्टर कहाँ पे जाएगा, यूजर स्पेस पे जाएगा, है ना. सेम वे अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर आ, डबल बफरिंग अभी हम लोगों ने कर्नल में प्रोवाइड किया. तो इंस्टेड ऑफ वन कैरेक्टर अब क्या होगा, दो कैरेक्टर्स जो है वो आपके कर्नल में सेव रहेंगे और जैसे ही यूजर फ्री होगा वो कैरेक्टर्स यूजर स्पेस में चले जाएंगे, जो भी आपको डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे या आपको पढ़ना है, जो भी है. तो अब ये क्या हो रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये प्रोसेस हो रहा है ना. तो ये हम लोगों ने ये स्कीम चालू किया, थोड़ा प्रोसेस फास्ट तो हुआ, लेकिन ये फिर भी अभी भी बहुत स्लो है क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीजें वर्क हो रहा है. Next is error reporting. Errors are far more common in a context of input-output than other context. When they occur, operating system must handle them as best it can. Many errors are device-specific and must be handled by appropriate drivers. But the framework for error handling is device-independent. तो आपका कोई एक एरर आ रहा है तो उससे ऐसा नहीं होगा कि कोई डिवाइस चलने बिल्कुल बंद हो जाएंगे. हम लोग इंडिपेंडेंट वे में वो एरर्स को हैंडल कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने साइड से वो हैंडल कर रहा है और वही आपको दिया है यहाँ पे. सो वन क्लास ऑफ इनपुट आउटपुट एरर इज अ प्रोग्रामिंग एरर. तो आप देखो कि अगर आप C++ प्रोग्राम कर रहे हो और उसमें अगर कोई एरर आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो जो डिवाइस है वो चलना बंद होगा या ऐसा कुछ होगा. गेटिंग, ये मेन पॉइंट्स आएंगे. मैम इन लेक्चर आई कॉल यू इन सम टाइम. हाँ, लेक्चर उसके लेक्चर्स ही नहीं हुआ मैम, यही हुआ. नहीं वो प्रैक्टिकल्स करने वाले थे ना, तो मैंने नहीं लिए, फिर वो कॉलेज में लेने वाले थे. हाँ, ओके. सो एज यू कैन सी sometimes यहाँ पे क्या बोला है, this occurs input when a process asks for something impossible such as writing to an input device like keyboard, scanner, mouse, or reading from an output device, printer, plotter, etc. Others error provides an invalid buffer address or other parameters specifying an individual device, for example disk, when the system has only 2 disks. और वो टाइम पे you are trying to connect it. या फिर आप देखो कि हम लोग के पास कोई एक एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड था लेकिन अभी हम लोगों ने डिटैच कर दिया है, तो फिर भी उसका एंट्री वो बता रहा है. एंड जब हम लोग अगर उसके ऊपर वापस कुछ डेटा रीड या राइट करने की ट्राई करेंगे तो वो टाइम पे एरर आ सकता है. तो पहला एरर किसका होगा, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस का होगा. दूसरा एरर क्या होगा, व्हेन वी ट्राई टू रीड और राइट समथिंग फ्रॉम डिवाइसेस, डिस्क में से, है ना, या फिर आउटपुट प्रिंटर या प्लॉटर पे कुछ आउटपुट देने की ट्राई कर रहे हैं, तब एरर आ सकते हैं. अनदर क्लास ऑफ एरर इज द एक्चुअल इनपुट आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग और राइटिंग टू अ डिस्क ब्लॉक, और वो टाइम पे वो डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया. या फिर हम लोग जब कैम रिकॉर्डर से कोई फाइल लेके आ रहा है और इन बिटवीन अगर आपका कैम रिकॉर्डर जो है वो स्विच ऑफ हो गया, वो टाइम पे कोई एक एरर आ सकता है. या फिर
सपोज अगर मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कोई एक फाइल्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे थे, और वो फाइल जो है अभी वो सिर्फ मुझे रीड ऑप्शन ही दे रहा है, राइट ऑप्शन नहीं दे रहा है. सो अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम और दैट विल क्रिएट एन एरर. सो ये हो गया. देन अलोकेटिंग एंड रिलीजिंग डेडिकेटेड डिवाइसेस. बहुत सिंपल है. फ्यू डेडिकेटेड डिवाइसेस भी है, तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए वो किसी एक को अलॉट कर देंगे, उसका काम हो गया तो हम लोग उनके पास से वापस लेके और कोई डिवाइस को अलॉट कर देंगे, है ना. तो आपको थोड़े टाइम के लिए देखो, अगर मैं प्रिंटर अगर किसी को अलोकेट कर स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी को अलोकेट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूअसली मैं किसी को अलोकेट करके रख रहा हूँ, है ना. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अलोकेटिंग अ डिवाइस एंड रिलीजिंग द डेडिकेटेड डिवाइस. सो सम डिवाइसेस सच एज प्रिंटर can be used only by a single process at any given moment. It is up to the OS to examine the request for a device usage and accept it or reject them, depending on whether the request is available or not. रिक्वेस्टेड डिवाइस मतलब अगर प्रिंटर अवेलेबल है तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली आप क्यू में जाएंगे. A simple way to handle this request is to require the process to perform open on a special file for a device directly. If a device is unavailable, open fails. एक ओपन कमांड जा रहा है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साइड से. तो अगर डिवाइस अगर ओपन नहीं है, मतलब वो अगर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है कोई दूसरे प्रोसेस के साइड से, तो ये ओपन रिक्वेस्ट जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया. एंड वो कंडीशन में आप क्या करेंगे, वापस आप कोई दूसरे मतलब क्यू में चले जाएंगे, आप वेट करेंगे कोई दूसरे प्रोसेस को वो चीज़ें खत्म करने के लिए, प्रिंटर रिलीज करने के लिए. क्लोजिंग इज सच अ डेडिकेटेड डिवाइस देन रिलीज इट. मतलब क्लोजिंग का मतलब क्या होगा, क्लोजिंग कमांड कब आएगा, जब आपका प्रिंटर यूज करके हो गया तो आप क्लोजिंग कमांड दे दोगे. इसका मतलब कि कोई दूसरा प्रोसेस जो क्यू में है वो यहाँ पे आके उसको यूज कर सकता है. एन अटेम्प्ट टू अक्वायर अ डिवाइस दैट इज नॉट अवेलेबल ब्लॉक द कॉलर इंस्टेड ऑफ फेलिंग. फेल नहीं करेगा, फेल करने का मतलब है कि वो डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है, नेटवर्क में ही नहीं है, तो फेल होगा. लेकिन वो डिवाइस कनेक्टेड है लेकिन अभी बिजी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक करेंगे, वो रिक्वेस्ट को क्यू में डाल देंगे. सो ब्लॉक प्रोसेस आर पुट इन अ क्यू. Sooner or later, the request device becomes available. The first process on the queue is allowed to acquire that device. Now, device independent block में क्या बोला है, different disk may have a different sector size. अब देखो, हम लोग के पास कोई हार्ड डिस्क है, ठीक है, जिसका स्पीड जो है वो 5400 आरपीएम है. कोई हार्ड डिस्क है जिसका स्पीड 7200 आरपीएम है. कोई एसएसडी ड्राइव्स है, याद रखो. तो अब क्या होगा, आपके हार्ड डिस्क जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, उसका स्पीड जैसे चेंज होते जा रहा है, या टाइप ऑफ डिस्क जैसे चेंज होते जा रहे हैं, वैसे उनके जो डिस्क ब्लॉक है वो भी चेंज होते जाएंगे. सो यहाँ पे वही बोला है, डिफरेंट डिस्क में हैव डिफरेंट सेक्टर साइज. इट में सेक्टर क्या होता है, ये मेरा डिस्क है ना, ये आपके सर्कल जो है ये ट्रैक हो गए, और उसको जब मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, सो ये वाला जो आपका पार्ट है, दिस इज वन सेक्टर, दिस इज अनदर सेक्टर, है ना. वैसे यहाँ पे और एक सेक्टर हो सकता है, अगेन दिस इज अनदर सेक्टर. तो एक ट्रैक के ऊपर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स जो है वो आपके सेक्टर्स हो गए. सो यहाँ पे आपको सेम चीज बोला है, वी हैव डिफरेंट सेक्टर साइज. इट इज अप टू अ डिवाइस इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर टू हाइड दिस फैक्ट एंड प्रोवाइड यूनिफॉर्म ब्लॉक साइज टू अ हायर लेवल. सो आपको कभी पता नहीं चलता है कि आपके हार्ड डिस्क में आपका जो कंप्यूटर में के पास जो हार्ड डिस्क है वो स्लो है, फास्ट है, वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ डील कर रहा है. सो फॉर एग्जांपल, बाय ट्रीटिंग सेवरल सेक्टर्स एज अ सिंगल लॉजिकल ब्लॉक, आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है. सो अब सपोज मेरे पास कोई एक हार्ड डिस्क है जो पुराना है, लेकिन मेरा जो ओएस है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी जो मेरा प्रोसेसर है वो प्रोसेसर न्यू है. नाउ दैट्स अ 64 बिट प्रोसेसर. तो वो क्या करेगा, वो आप हार्ड डिस्क पे से जो ब्लॉक लेके आएंगे, तो सपोज एक सेक्टर जो है मेरा वो 32 बिट्स का ही है. तो अब क्या करेगा, ये दो 32 वाले ब्लॉक्स को कंबाइन करके उसको एक लॉजिकल 64 बिट्स का ब्लॉक बना के वो ब्लॉक जो है वो फिर वो प्रोसेसर को या सीपीयू को अलॉट करेगा. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो वही बोला हुआ है यहाँ पे, द हायर द लेयर डील्स ओनली विद द एब्स्ट्रैक्ट डिवाइसेस दैट ऑल यूज सम लॉजिकल ब्लॉक्स. वहाँ पे फिजिकली आपके हार्ड डिस्क पे क्या साइज जाता है वो कभी पता नहीं रहता है, फिजिकल सेक्टर साइज ना वो पता नहीं है. सम सिमिलर कैरेक्टर डिवाइस डिलीवर्स डेटा 1 byte एट अ टाइम, जैसे माइस है, while other delivers their in a large unit.
अब माउस जो है वो एट ए टाइम हम लोग छोटे छोटे ऑपरेशन ही कर रहे हैं, तो 1 by 1 डेटा ही जाएगा वहाँ पे, बड़ा डेटा वहाँ पे जाना नहीं है, क्योंकि माउस से हम लोग एक लिमिट से बड़ा ऑपरेशन कर भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज यूजर स्पेस। यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है, यूजर स्पेस इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपको कुछ जो टॉपिक दिया हुआ है, इसके आगे हम लोग का टॉपिक अभी थोड़ा आगे और जाएगा। ओके, सो ये लास्ट हम लोग नहीं, थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग मुझे पढ़ाना है, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, आज नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी तक जो भी कुछ एक्सप्लेन किया, डाउट है किसी को, जल्दी बताओ। एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो गाइस, एनीवन, एनी डाउट्स? No doubt. No doubt. No doubt. Okay, so I'll just stop today's lecture here. थोड़े टाइम में I'll end this lecture.